स्टूडेंट्स, आज हम टेंसर टेस्टिंग और टेक्सटाइल मटेरियल का पार्ट 1 भी करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम फाइबर स्ट्रेंथ टेस्टिंग को कंप्लीट करेंगे। हमें अब टाइम डिपेंडेंसी एंड स्ट्रेस रिलैक्सेशन को पढ़ना है। बेसिकली जब भी हम कोई फोर्स लगाते हैं किसी भी टेक्सटाइल मटेरियल पर, तो उस फोर्स का इफ़ेक्ट जो है वो टाइम पे भी डिपेंड करता है। ध्यान देने की ज़रूरत है, उस फोर्स का इफ़ेक्ट टाइम पे भी डिपेंड होता है। सपोज दैट हमने एक फोर्स एलोंगेशन कर्व पढ़ा हुआ था, जो हम पहले भी पढ़ रहे थे। हम क्या कह रहे थे, यील्ड पॉइंट के बिलो पॉइंट पे हमारा मटेरियल इलास्टिक होता है, और बियॉन्ड द यील्ड पॉइंट मटेरियल किस तरीके से बिहेव करता है, पार्शियली इलास्टिक, पार्शियली रिकवरेबल और पार्शियली नॉन रिकवरेबल, दोनों कंपोनेंट उसमें अवेलेबल होते हैं। लेकिन टाइम डिपेंडेंसी क्या कहती है, अगर हमने फोर्स एक कुछ समय के लिए हमने लगा दिया फोर्स, ऐसा नहीं इंस्टेंटेनियसली हमने हटा लिया, अगर हम कुछ समय के लिए लगा दिया हमने फोर्स उसमें, तो जो बिहेवियर है मटेरियल का अब टाइम डिपेंडेंट हो जाएगा। वो कैसा होगा, तो अगर हमारा जो यील्ड पॉइंट के बिलो वाला मटेरियल, जो स्ट्रेट लाइन वाला मटेरियल, जो कम्प्लीटली हम इलास्टिक कह रहे हैं, वो भी परफेक्टली इलास्टिक बिहेव नहीं करेगा। उसमें भी क्या होगा, उसमें भी क्या होगा, एक इलास्टिक कंपोनेंट है जो मटेरियल को ओरिजिनल पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा, एक उसके अपोजिट कंपोनेंट भी काम करेगा जो टाइम डिपेंडेंट कंपोनेंट है। उसका काम क्या होगा, जो मटेरियल कम्प्लीटली अपने इलास्टिक अपनी पोजीशन में आने की कोशिश कर रहा होगा उसको रोकना। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो सेकेंड कंपोनेंट है, जो टाइम डिपेंडेंट कंपोनेंट है, वो क्या करेगा, वो उस मटेरियल को अपनी पुरानी पोजीशन में आने से रोकेगा। और इसके साथ साथ जैसे ही हम फोर्स हटा लेंगे, तो ये जो कंपोनेंट है धीमे धीमे टाइम के साथ डिके होना शुरू हो जाएगा, धीमे धीमे ये टाइम के साथ डिके होना शुरू हो जाएगा। और जिस फोर्स को हटाने में ये क्या है, जो लेकिन ये वाला जो कंपोनेंट है, फिर भी जब मटेरियल अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ रहा होगा उसको रजिस्ट तो करेगा, लेकिन धीमे धीमे डिके होगा। ठीक है, तो ये टाइम डिपेंडेंसी है। अब हम कोई भी मटेरियल लेते हैं, ठीक है ना, उस टेक्सटाइल मटेरियल को हम एक छोटे टाइम के लिए फोर्स लगाते हैं। ठीक है ना। अब हमारा अगर ये जब हम कंप्लीट जब हम फोर्स को कम्प्लीटली रिमूव कर देते हैं, तो स्पेसिमेन अपनी ओरिजिनल डायमेंशन में आने की कोशिश करती है। जो भी हमारा टेक्सटाइल मटेरियल है हमारी ओरिजिनल डायमेंशन में आने की कोशिश करती है। तो पहले तो ये बहुत तेज़ी से ओरिजिनल डायमेंशन में आने की कोशिश करती है, लेकिन फिर थोड़े टाइम बाद क्या होगा, जो रिकवरी रेट स्लो हो जाती है, और धीमे धीमे क्या होता है कि कुछ थोड़ा सा एक्सटेंशन उसमें बचा रह जाता है। तो अब जो रिमेनिंग एक्सटेंशन है, जो पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ, उसे क्या कहते हैं हम, टेक्सटाइल मटेरियल का परमानेंट सेट। ठीक है ना। और तो मतलब अब अपने दो टाइप के हो गए, एक हो गया अपना इलास्टिक पार्ट, दूसरा हो गया परमानेंट एक्सटेंशन पार्ट जो नॉट रिकवरेबल है। तो कोई भी मटेरियल में जब फोर्स लगाया जाएगा, फोर्स रिमूव करने के बाद क्या होगा, वो मटेरियल में दो कंपोनेंट काम करेंगे, एक कम्प्लीटली इलास्टिक कंपोनेंट, दूसरा परमानेंट सेट। तो मटेरियल 100% रिकवर नहीं होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा परमानेंट सेट भी है। अब क्रीप क्या कहलाएगा, अगर हमने कोई भी फिक्स फोर्स लगाया, ठीक है,
तो हम क्या कहते हैं, कोई फोर्स लगाने के बाद इनिशियल एक्सटेंशन उसी तरीके से बिहेव करता है जो हमारे फोर्स एलोंगेशन कर्व में है। लेकिन आफ्टर फोर्स एलोंगेशन कर्व के बाद इनिशियल अगर हम फोर्स थोड़े टाइम के लिए लगा रहे हैं तो उसमें एक कंपोनेंट और काम करेगा, जो क्या करेगा, वो इनिशियल एक्सटेंशन तो शो करेगा ही करेगा, लेकिन एक एक्सटेंशन एक्स्ट्रा उसमें काम करेगा, जो होगा टाइम के साथ एक्सटेंशन इंक्रीज होता जाएगा। फॉर एग्जांपल हमने एक फोर्स को 1 घंटे के लिए लगा दिया, तो हमारा जो इनिशियली जो हमारा फोर्स के कारण जो बिहेवियर आएगा उसमें एक इलोंगेशन तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना, जिसे हम इनिशियल इलोंगेशन कहेंगे, जो यील्ड पॉइंट के बिलो है इनिशियल इलोंगेशन हमारा शो करेगा। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा इसके एक्सटेंशन में टाइम के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है ना। और जो एक्सटेंशन में टाइम डिपेंडेंस एक्सटेंशन में इंक्रीज है वो क्या कहलाएगा, इसका क्रीप बिहेवियर कहलाएगा। कोई फोर्स हम कुछ समय के लिए लगा रहे हैं तो जो एक इंस्टेंटेनियसली इलोंगेशन में इंक्रीज आएगा वो तो आएगा ही आएगा, ये उसका फोर्स इलोंगेशन कर्व रिप्रेजेंट करता है। लेकिन एक दूसरा कंपोनेंट क्या है, वो उसका एक्सटेंशन धीमे धीमे टाइम के हिसाब से और बढ़ता जाएगा, और ये क्या कहलाएगा, ये उसका क्रीप बिहेवियर कहलाएगा, ठीक है ना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि कई मटेरियल, टेक्सटाइल मटेरियल ऐसे होते हैं जो परमानेंटली लोड में होते हैं, ठीक है ना, तो हमें क्रीप को कंसीडर करना ही करना है। फॉर एग्जांपल कोई भी जियो टेक्सटाइल है, डैम में लगा हुआ है, ठीक है ना, साइड से डैम में लगा हुआ है, या कोई ऐसा है जो मतलब परमानेंटली टेंशन में है, तो उस जियो टेक्सटाइल में क्या होगा, उस लोड के कारण जो एक्सटेंशन होगा वो होगा ही होगा, लेकिन टाइम के हिसाब से धीमे धीमे एक्सटेंशन में इंक्रीज आता जाएगा, क्योंकि उसमें क्रीप बिहेवियर है टेक्सटाइल मटेरियल में, ठीक है ना। तो जब जैसे जैसे टाइम डिपेंडेंट इसमें एलोंगेशन में इंक्रीज आता जाएगा, और बेसिकली जो क्रीप बिहेवियर है वो काय पे डिपेंड करता है, वो कितना हमने फोर्स लगाया उस पर डिपेंड करता है। हो सकता है फोर्स इंक्रीज करने के बाद क्रीप भी इंक्रीज होता हो, ठीक है ना। हो सकता है कि टेम्परेचर इंक्रीज हो जाने पे भी क्रीप इंक्रीज होता हो, ठीक है ना। तो टाइम और टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होंगे ड्यूरिंग दिस लोडिंग। अब क्या है, अपना जो टेक्सटाइल मटेरियल है, अगर हमारा टेक्सटाइल मटेरियल अगर धीमे धीमे एलोंगेट होता जाएगा ड्यू टू टाइम, ड्यू टू दैट फोर्स एंड द टाइम, तो एक समय ऐसा आएगा कि उसका जो एलोंगेशन है वो ब्रेकिंग एलोंगेशन पे पहुंच जाएगा, ठीक है ना, और वो टेक्सटाइल मटेरियल क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो कभी भी हम कोई भी मटेरियल अगर ऐसी कंडीशन में यूज कर रहे हैं तो हमें उस पे जो फोर्स लग रहा है उसकी स्टडी ज़रूर करनी चाहिए, और उसके रिस्पेक्ट में उसका क्या क्रीप बिहेवियर है उसको हमें स्टडी करना चाहिए। हमें फोर्स मटेरियल को इस हिसाब से चुनना चाहिए कि जो फोर्स लग रहा है और जो मटेरियल की जो लाइफ टाइम है, मटेरियल की लाइफ टाइम है, वो लाइफ टाइम उसके क्रीप बिहेवियर से कम हो। तो जब जो हमारा क्रीप है, जब मटेरियल हमारा क्रीप के कारण फेल हो रहा है, उसकी जो लाइफ टाइम है वो क्रीप के कारण फेल होने की लाइफ टाइम से कम होनी चाहिए, तो हमारा मटेरियल यूजेबल है। अब इलास्टिक रिकवरी, जब टेक्सटाइल मटेरियल किसी फोर्स के द्वारा स्ट्रेच किया जाता है और जो उसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ से कम फोर्स जब लगता है तो ये मटेरियल रिकवर करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इमीडिएटली अपनी ओरिजिनल लेंथ में नहीं आते हैं।
अब मटेरियल जो भी जितना भी मटेरियल अपनी ओरिजिनल लेंथ में आता है वो उसकी इलास्टिक रिकवरी कहलाती है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने बताया था कि यील्ड पॉइंट के नीचे मटेरियल क्या है, वो इलास्टिक की तरह काम करता है। यील्ड पॉइंट के बियॉन्ड यील्ड पॉइंट के मटेरियल में कुछ इलास्टिक होता है, कुछ परमानेंट हो जाता है एलोंगेशन। तो इलास्टिक रिकवरी की क्या कहलाएगी, जो सिर्फ जितनी वो उसने रिकवरी की वो उसकी उतनी % इलास्टिक रिकवरी कहलाएगी। इलास्टिक रिकवरी क्या होगी, रिकवर्ड एक्सटेंशन जो हमने रिकवर कर लिया और टोटल एक्सटेंशन कितना हुआ था उसका डिवाइड बाई टोटल एक्सटेंशन इंटू 100, वो इलास्टिक रिकवरी होगी। अब हमारे टेंसाइल स्ट्रेंथ को इफेक्ट करने के में कौन कौन से फैक्टर होती हैं जो टेंसाइल स्ट्रेंथ को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है टाइप ऑफ टेस्टिंग मशीन। हम कोई भी मटेरियल टेंसाइल स्ट्रेंथ जब नाप रहे हैं तो ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि जो हम टेस्टिंग मशीन यूज कर रहे हैं वो किस टाइप की है। अगर वो कांस्टेंट रेट ऑफ एलोंगेशन से चल रही है तो इसका मतलब है जो स्पेसिमेन की लेंथ है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही और एक यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना। अब कांस्टेंट रेट ऑफ ट्रेवल्स का मतलब क्या है कि जब मशीन ना तो हमारी यूनिफॉर्म रेट ऑफ एक्सटेंशन से चल रही है, ना तो हमारी यूनिफॉर्म रेट ऑफ लोडिंग से चल रही। मतलब या तो हमारा जो फोर्स है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा हो कांस्टेंट रेट से, या हमारा जो एलोंगेशन है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा होगा वो भी कांस्टेंट रेट से। जब हमारी मशीन इन दोनों में से किसी पे भी नहीं चल रही है तो एक तीसरी मैकेनिज्म लगती है कांस्टेंट रेट ऑफ ट्रेवल्स। ये वाली जो मैकेनिज्म है बेसिकली पेंडुलम टाइप ऑफ मशीन में यूज की जाती है। पेंडुलम टाइप ऑफ मशीन में क्या है, जो पेंडुलम एक जगह से अपनी मिडिल पोजीशन से एक साइड जाता है दूसरे साइड जाता है। तो पेंडुलम टाइप ऑफ मशीनरी अपने ट्रेवल्स के कारण ही जो यूज की जाती हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, कांस्टेंट रेट ऑफ ट्रेवल्स वाली मशीन्स। तो दिस टाइप ऑफ मैकेनिज्म एसोसिएटेड विद द ओल्डर टाइप ऑफ मशीन वेयर द लोड इज अप्लाइड बाय द स्विंगिंग वेट ऑफ पेंडुलम एंड आर्क। मतलब स्विंगिंग वेट, जो पेंडुलम स्विंगिंग वेट है उसके कारण जो लोड लगता है उन मशीनों में यूज की जाती है ये मैकेनिज्म। द एंगल ऑफ पेंडुलम हैज ट्रेवल्ड थ्रू द ब्रेकिंग पॉइंट इज द मेजर ऑफ लोड। अगर सपोज दैट फॉर एग्जांपल अगर जितना ज़्यादा एंगल ट्रेवल्स करेगा, फॉर एग्जांपल अभी हमने नॉर्मली हमारा पेंडुलम स्ट्रेट फॉर्म में है, ठीक है, एक बार हमने स्ट्रेट फॉर्म से खींच लिया तो जैसे जैसे ये नीचे जाता जाएगा तो उसकी हाइट नीचे घटती जाएगी, ठीक है। तो एम जी जो एच है, जब हाइट जो बढ़ती हाइट काफ़ी ज़्यादा थी, जैसे जैसे नीचे जाता जाएगा तो एच बढ़ता जाएगा, एच बढ़ेगा तो उसकी एनर्जी है वो बढ़ती जाएगी। तो जिस पॉइंट पे जब हमारा टेक्सटाइल मटेरियल टूटेगा वो उसका ब्रेकिंग लोड कहलाएगा। इस टाइप की मैकेनिज्म को हम कांस्टेंट रेट ऑफ ट्रेवल्स कहते हैं। तो ये हमारी कांस्टेंट रेट ऑफ ट्रेवल्स होगी, ठीक है। थर्ड हमारी मैकेनिज्म है कांस्टेंट रेट ऑफ लोडिंग। इसमें जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं टेक्सटाइल मटेरियल में मशीन के द्वारा, वो फोर्स हमारा कांस्टेंट रहता है। मतलब कांस्टेंट नहीं रहता है, कांस्टेंटली इंक्रीज करता है, मतलब धीमे धीमे फोर्स बढ़ता जाता है। उसके कारण हम उसमें एक्सटेंशन बढ़ता जाएगा और एक स्टेज ऐसी आएगी कि वो टेक्सटाइल मटेरियल टूट जाएगा। इस तरीके की मैकेनिज्म में कांस्टेंट रेट ऑफ लोडिंग कहते हैं। अब हमारा जो मोस्टली जो हमारी अभी टेक्सटाइल टेस्टिंग में जो मशीनें यूज हो रही हैं वो कांस्टेंट रेट ऑफ एक्सटेंशन वाली मशीनरीज यूज हो रही हैं रेदर देन द कांस्टेंट रेट ऑफ लोडिंग वाली। दूसरा फैक्टर है जो टेंसाइल स्ट्रेंथ को अफेक्ट करता है, स्पेसिमेन की लेंथ या गेज लेंथ। हमने बताया था गेज लेंथ या स्पेसिमेन लेंथ सेम ही होती है। इसमें क्या है, जो हमने स्पेसिमेन की लेंथ ली है फॉर टेस्टिंग पर्पज के हिसाब से, वो टेक्सटाइल मटेरियल की स्ट्रेंथ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल अगर हमने एक यान लिया, उसकी हम टेंसाइल टेस्टिंग कर रहे हैं, तो एक हमने यान लिया 10 mm लंबा, 10 सेंटीमीटर लंबा, एक हमने लिया 25 सेंटीमीटर लंबा। तो जो यान की ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होती है वो डिपेंड करती है
वो उसमें जो वीकेस्ट पॉइंट की जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होगी उस पर डिपेंड करती है, ठीक है ना। यान की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगी, जो वीकेस्ट पॉइंट होगा उसकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगी। अब हम कोई भी मटेरियल है हम उसे तोड़ रहे हैं, तो जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उसमें चांसेस क्या होंगे, उतनी ज़्यादा लेंथ में चांसेस क्या होंगे, जो वीकेस्ट पॉइंट है उसमें आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो जितनी ज़्यादा लेंथ है, जो वीकेस्ट पॉइंट है अपना, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी वीकेस्ट पॉइंट आने की प्रोबेबिलिटी उसमें उतनी ही ज़्यादा होगी। तो जैसे जैसे हमारी जो गेज लेंथ बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारी जो वीकेस्ट पॉइंट आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाती है। तो जितनी ज़्यादा गेज लेंथ होगी उतना ही हमारे वीकेस्ट पॉइंट आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी और उतना ही चांसेस होंगे कि हमारी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ वो डाउन होगी, ठीक है, क्योंकि वीकेस्ट पॉइंट जल्दी आएगा अपना उसमें। और जितनी कम गेज लेंथ होगी उसमें वीकेस्ट पॉइंट कम आने की प्रोबेबिलिटी है, तो उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा डिटेक्ट होने की पॉसिबिलिटी है। तो जो हमारी स्ट्रेंथ है वो बेसिकली डिपेंड है गेज लेंथ पे। तो जितनी ज़्यादा गेज लेंथ उतना ही स्ट्रेंथ कम आने की प्रोबेबिलिटी रहेगी, ठीक है। तो रेट ऑफ लोडिंग एंड टाइम टू ब्रेक, इसमें क्या कहते हैं, जैसे जैसे ब्रेकिंग लोड और एक्सटेंशन जो मटेरियल का इन्फ्लुएंस उस पर किया जाता है कि जैसे जैसे हम रेट ऑफ लोडिंग बढ़ाते जा रहे हैं, इसमें क्या कहलाएगा कि जैसे जैसे हमारी रेट ऑफ लोडिंग बढ़ती जाती है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम जो कांस्टेंट रेट ऑफ एलोंगेशन की मशीन चला रहे हैं, अगर हम उसकी जो जो स्पीड है, गेज जॉ सेपरेशन की स्पीड है, अगर हमने वो बढ़ा दी है तो इसकी रेट ऑफ लोडिंग बढ़ जाएगी, जिससे क्या होगा, चांसेस ऑफ स्ट्रेंथ इंक्रीज के ज़्यादा हो जाएंगे और जो इलोंगेशन, जो हमारा ब्रेकिंग इलोंगेशन है उसके उसके जो चांसेस हैं वो डिक्रीज होने के चांसेस हैं। तो इसलिए ये रेट ऑफ लोडिंग भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, ठीक है। अब हम चलते हैं फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑन द टेंसाइल स्ट्रेंथ। नेक्स्ट में इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर, ठीक है। जैसे जैसे अब जो ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर का इफेक्ट टेक्सटाइल मटेरियल पे हमने पहले भी बताया हुआ था। कई मटेरियल ऐसे हैं जिसमें जिसमें अगर हम ह्यूमिडिटी को बढ़ाते हैं तो टेक्सटाइल मटेरियल की स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। जैसे अपना कॉटन हो गया, कॉटन में अगर हम मॉइस्चर कंटेंट बढ़ाएंगे तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। कुछ मटेरियल ऐसे हैं जिनमें मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन के बाद इनकी स्ट्रेंथ घटती है। फॉर एग्जांपल जैसे अपना वूल हो गया, सिल्क हो गया, विस्कोस हो गया, ये तीनों चीज़ें जब मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं तो इनकी स्ट्रेंथ घट जाती है। जो कॉटन, लिनेन और बास्ट फाइबर की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी का भी इफेक्ट बहुत पड़ता है। ह्यूमिडिटी अगर हमारी एटमॉस्फेयर की ज़्यादा है तो इसमें मॉइस्चर कंटेंट बढ़ जाएगा इन सारे मटेरियल्स में। हमने पहले ह्यूमिडिटी वाले चैप्टर में पढ़ा भी था, क्योंकि मटेरियल इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करता है। तो जैसे जैसे मॉइस्चर बढ़ेगा वैसे वैसे जिनमें स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है उनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, और जिनमें स्ट्रेंथ डाउन होती है उनकी स्ट्रेंथ डाउन होना शुरू हो जाएगी। तो ड्यूरिंग टेस्टिंग हमें याद रखना है कि हमारी ह्यूमिडिटी कंडीशंस क्या है। इसीलिए हमेशा रिकमेंडेड कंडीशंस होती हैं कि उसे स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक कंडीशन में रखा जाए। मतलब जो लेबोरेटरी की स्टैंडर्ड कंडीशन है 65 ± 5 RH और टेम्परेचर 20 ± 2। तो अब हम चलते हैं प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ स्पेसिमेन। फॉर एग्जांपल अगर हमारा प्रीवियस हिस्ट्री की बात है, अगर हमारा कोई भी मटेरियल है उसमें हमने पहले से हमने कभी फोल्स दिया हुआ है, ठीक है ना, तो उसमें पहले हमने कभी फोल्स लगाए हुआ है तो उसमें क्या होगा, उसमें एक कंपोनेंट था इलास्टिक जो रिकवर हो गया होगा, एक कंपोनेंट था नॉन इलास्टिक, उसमें जो नॉन इलास्टिक कंपोनेंट वो परमानेंटली सेट हो गया होगा। जब हम दोबारा से फोल्स लगाएंगे तो मटेरियल का एक्सटेंशन एट ब्रेक डाउन हो जाएगा। क्यों डाउन हो जाएगा, क्योंकि हमारी इनिशियल लेंथ तो हमारी परमानेंट सेट लेंथ हो गई थी वो। अब तो एक्सटेंशन एट ब्रेक भी डाउन होने की पॉसिबिलिटी है। दूसरा वो जो फोर्स एट ब्रेक है वो भी डाउन होने की पॉसिबिलिटी। तो हमारी जो प्रीवियस
हिस्ट्री है मटेरियल की वो बहुत ज़्यादा डिपेंड है ड्यूरिंग टेंसाइल टेस्टिंग। फॉर एग्जांपल अगर हम एक पार्शियली ओरिएंटेड यान की बात करें, अगर हम उस पर डायरेक्टली फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है ना, पार्शियली ओरिएंटेड यान पे, तो उसका एलोंगेशन बहुत हाई आता है और टेनेसिटी डाउन आती है, ठीक है। अब हमारा एक पार्शियली ओरिएंटेड यान ऑलरेडी हमने ड्रॉ कर लिया है, ठीक है ना। ड्रॉ करने के बाद जब हम उसका फोर्स एलोंगेशन चेक करते हैं तो उसका एलोंगेशन डाउन आता है और टेनेसिटी हाई आती है। तो मटेरियल का जो प्रीवियस हिस्ट्री है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, तो हमें वो भी कंसीडर करनी चाहिए। नेक्स्ट है क्लैंपिंग प्रॉब्लम्स। अब क्लैंपिंग प्रॉब्लम हमारी दो टाइप की हो सकती है। जब भी हम टेंसाइल टेस्टिंग कर रहे हैं तो इसमें क्या करते हैं, एक हमारा फिक्स जा रहता है, एक हमारा मूवेबल जा रहता है। हम दोनों पे अपना जो टेक्सटाइल मटेरियल है दोनों पे हम लोड करते हैं, दोनों जॉ के बीच में। तो जब हमारी लोडिंग करने के बाद जब हमारा मशीन स्टार्ट करते हैं तो कभी कभी चांसेस ऐसा रहता है कि जॉ स्लिपेज हो जाए, मतलब जो क्लैंप हैं उनमें मटेरियल जो लगा हुआ है वो जॉ स्लिप हो जाने के कारण, फिसलने के कारण वो डिफरेंट टेंसाइल स्ट्रेंथ और डिफरेंट एलोंगेशन ही शो करने लगता है। तो हमें ध्यान रखना है कि कहीं पे भी जॉ स्लिपेज ना हो, जिस पे हमने लोड किया है मटेरियल, उन जॉ के बीच में कोई भी मटेरियल की स्लिपेज ना हो। दूसरा क्या है, जॉ ब्रेक। हम इतना भी टाइट मटेरियल ना बांध दें, ना कस दें जॉ के अंदर कि वो जॉ ऑलरेडी मटेरियल को डैमेज कर दे। ऐसे केस में क्या होगा, जॉ ब्रेक होते हैं, मतलब जब भी हम यान की टेस्टिंग करेंगे तो यान हमेशा जॉ के साइड से ही टूट जाएगा, क्योंकि जॉ हमारा मटेरियल को डैमेज कर रहा है और एक वीकेस्ट पॉइंट क्रिएट कर रहा है। तो हमें क्रैम्पिंग प्रॉब्लम टेस्टिंग में अवॉइड करनी चाहिए। अब आते हैं हम फाइबर स्ट्रेंथ पे। फाइबर स्ट्रेंथ अपनी दो टाइप से हम मेजर कर सकते हैं। एक तो होती है अपनी सिंगल फाइबर स्ट्रेंथ। सिंगल फाइबर स्ट्रेंथ हमारी मोस्ट वाइडली हम यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि सिंगल फाइबर हमारा फाइबर टू फाइबर वेरिएशन बहुत ज़्यादा रहता है। और दूसरी चीज़ ये, सिंगल फाइबर को लोड करना और सिंगल फाइबर की डेलिकेसी से टेस्ट करना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है ना। हाँ, रिसर्च पर्पज़ के लिए ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं, लेकिन हमारी जो टेस्टिंग होती है, इंडस्ट्री में टेस्टिंग होती है, वो हमेशा बंडल स्ट्रेंथ के रूप में होती है। फाइबर की हम बंडल स्ट्रेंथ को टेस्ट करते हैं। तो अब हम बंडल स्ट्रेंथ के डिफरेंट मेथड्स हैं, 5 या 6 मेथड्स हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 मेथड हैं। एक है प्रेसले स्ट्रेंथ टेस्टर, दूसरा स्टाइलोमीटर। तो हम इन्हीं 2 मेथड को स्टडी करेंगे, हम अदर मेथड को टच नहीं करेंगे अभी। अब सबसे पहले आते हैं हम प्रेसले स्ट्रेंथ टेस्टर पे।